सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं। हम लोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधियों को पढ़ रहे थे और नाइट्रिक अम्ल में आप लोगों ने प्रयोगशाला विधि और आर्क विधि के साथ साथ हम लोगों ने पोस्ट वाल्व की विधि को पढ़ा था। आज हम लोग उसके डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये हम लोग पोस्ट वाल्व विधि के द्वारा ही समझेंगे। ये जो पोस्ट वाल्व विधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इसे इंपॉर्टेंट मानेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है और चीज़ों को समझते हुए चले जाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जनरल मेथड में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या कहा था कि अमोनिया और एयर, अमोनिया और वायु, ये हम लोग मेथड की बात कर रहे हैं। मेथड में आप लोगों ने पढ़ा था कि अमोनिया और वायु, वायु का मतलब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, अमोनिया और वायु आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ कैटलिस्ट चैम्बर में देखा था। ये कुछ चैम्बर है, ध्यान रखिए, ये ब्लोअर है, आप लोग परिचित हैं। ये उत्प्रेरक कक्ष है, कैटलिस्ट चैम्बर है। ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष होने के बाद ये हमारा क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग टावर है, या ऑक्सीकारक कक्ष भी बोल सकते हैं, या ऑक्सीकारक टावर भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा अवशोषक स्तंभ है, एब्जॉर्प्शन टावर है, अवशोषक स्तंभ है। इसके अंदर क्या होता है, ये हम लोगों ने इससे पहले जो विधि देखी थी, सारी की सारी सेम चीजें यहाँ भी हैं, सेम चीजें यहाँ भी हैं, ये कुछ डिफरेंट है। इसको हम लोग जरा ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ पार्ट है, पार्ट आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले किसी भी डायग्राम को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले उसके पार्ट कौन कौन से हैं, पार्ट को हम लोग अच्छे से याद करते हैं और उन चीजों को डायग्राम में समझते हैं। तो सबसे पहले आपका ब्लोअर है, जो आपकी बुक में नहीं बना है, उससे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ब्लोअर है। ब्लोअर के बाद एक उत्प्रेरक कक्ष है जो कि लिखा हुआ है कैटलिस्ट चैम्बर, और ये जो आपको दिख रहा है ये प्लेटिनम बॉल, आपको बताएंगे इसमें प्लेटिनम की जाली लगी हुई है और आगे ऑक्सीकारक कक्ष है। ये इसी प्रकार से ये अवशोषक स्तंभ है। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका ब्लोअर है, ये आपका ब्लोअर है। ध्यान रखिए इंग्लिश वर्ड है ब्लोअर, ये आपका ब्लोअर हो गया। अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं हम लोग हैं, आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट कैटलिस्ट चैम्बर, उत्प्रेरक कक्ष, इसे बोलेंगे उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष, कैटलिस्ट चैम्बर, कैटलिस्ट चैम्बर। और अगला हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग टावर। ऑक्सीडाइजिंग टावर को देखिए, ऑक्सीकारक, कारक स्तंभ या कक्ष, ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग टावर के बाद ये हमारा क्या, अवशोषक स्तंभ। मतलब एब्जॉर्प्शन टावर। ये कुछ इसके पार्ट है। ये पहला पार्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। इसके 4 पार्ट हैं। चलिए अब एक पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ब्लोअर द्वारा वायुमंडल की एयर को खींचा जाता है। ब्लोअर का काम यही होता है वायुमंडल की वायु को खींचना, और ऐसी जगह जिसमें अमोनिया और वायु का मिश्रण हो, अमोनिया और वायु के मिश्रण हो, और ये किस अनुपात में हो, ये 1:9, 1:9, 1:9 में होता है। इसको क्या किया जाता है, इसको ब्लोअर के द्वारा खींचकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, क्या किया जाएगा, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाएगा। कितना अनुपात, कितना होगा, 1:9 का ये रेशियो होगा।
प्रवाहित करने के बाद उत्प्रेरक कक्ष का तापमान 600 से 700 डिग्री तक इसे गर्म किया जाता है। इसका टेंपरेचर कितना रखा जाता है? 600 से 700 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक उत्प्रेरक कक्ष को गर्म किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे क्या करेंगे? इसे गर्म किया जाता है। इसमें होता क्या क्या है? इसमें प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं। आप लोग देख रहे हैं उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं और जो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। कार्य करती है जो कैटलिस्ट का कार्य करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। 600 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO का निर्माण करते हैं। ये चीज समझ जाओगे, NO का निर्माण करते हैं। रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा भी था। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक कक्ष की बात करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होगा NH3। अब वायु की ऑक्सीजन O2 आपस में रिएक्ट करेंगे। कितने टेंपरेचर पर रिएक्ट करेंगे? 600 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर रिएक्ट करेंगे। और क्या क्या होगा? आपका उत्प्रेरक होगा कौन सा? प्लेटिनम जाली पर। प्लेटिनम जाली, ये आपको देखने में प्लेटिनम बहुत लगी हुई है। प्लेटिनम जाली रिएक्ट करेंगे। ये दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, मतलब यहाँ पर NO बनेगा और साथ ही साथ में यहाँ पर जलवाष्प भी बनेगी, H2O बनेगा। और जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी उत्पन्न होती है, इस एनर्जी को देखेंगे 21.6 किलो कैलोरी। ये आपकी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगा? इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने पर क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और ये 21.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये एनर्जी रिलीज हो रही है इस अभिक्रिया में। इस एनर्जी में होता क्या है? यह एनर्जी इस कैटलिस्ट चैम्बर के टेंपरेचर को मेंटेन रखती है। कहने का मतलब है कि एक बार इसे गर्म करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार इसे गर्म करना पड़ेगा और फिर इसे दोबारा गर्म नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं गर्म करना पड़ेगा? क्योंकि अभिक्रिया में एनर्जी रिलीज हो रही है। यह एनर्जी क्या करेगी? इसके टेंपरेचर को मेंटेन रखेगी। ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या बना आपका? यहाँ पे आपका बना NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बना। यहाँ NO क्या करेगा? NO उत्प्रेरक कक्ष से कहाँ जाएगा? ऑक्सीकारक स्तंभ में जाएगा। ऑक्सीकारक स्तंभ में क्या होता है? ऑक्सीकारक स्तंभ में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होगी? ये हमारे पास NO होगा, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो आपको पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको आप लोग देखिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ बना? ऑक्सीकारक स्तंभ में बना। अब यह ऑक्सीकारक स्तंभ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक स्तंभ में प्रवेश करेगी। अवशोषक स्तंभ में क्या होता है? हम जैसे पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं, क्वार्ट्ज भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है। नीचे से गैसीय मिश्रण को इसके अंदर प्रवाहित किया जाएगा और गैसीय मिश्रण जैसे अंदर जाएगा, गैसीय मिश्रण की नाइट्रोजन जैसे इसके अंदर जाएगी तो नाइट्रोजन क्या होगी? जल द्वारा, ये जल टपक रहा है, जल के द्वारा अवशोषित हो जाएगी। अवशोषित होने के बाद तरल नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा, डाइल्यूट HNO3 बनेगा। डाइल्यूट HNO3 का निर्माण होगा। इस तरीके से हमारा नाइट्रिक अम्ल का पोस्ट पार्ट द्वारा निर्माण किया जाता है। ये बात समझ गए होंगे। एक बार जल्दी से फिर से इसे देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट विधि है। देखिए, ब्लोअर द्वारा वायुमंडल की वायु को खींच दिया जाता है। खींचने में उस वायु में क्या होता है? अमोनिया और वायु का मिश्रण होता है, जिसे उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। सबसे पहले इसको 600 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप पे
गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होगा, 600 से 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। यह नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण के स्तंभ में जाकर ऑक्सीकरण हो जाएगा और NO2 में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक स्तंभ में प्रवेश करता है। अवशोषक स्तंभ में अम्ल से पत्थर के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है। नीचे से गैसीय मिश्रण प्रवाहित करता है। तो मिश्रण में उपस्थित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करती है और कणों नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसे अलग कर दिया जाता है, जिसे अवशोषक स्तंभ से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये रिएक्शन हमारे कहाँ पे थी, एक कैटालिस्ट चैम्बर में थी। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी यहाँ होगी, हम लोग दिखा सकते हैं 2NO+O2 और ये कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO2 क्या करेगा, जल द्वारा अवशोषित हो जाएगा, किसके द्वारा, जल द्वारा अवशोषित हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 2NO2 इसकी H2O से 2-3 बार रिएक्शन आपको पढ़ चुके हैं, H2O से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा और HNO2 बनेगा। अब क्या होगा, यह HNO2 इसकी रिएक्शन कराएंगे दोबारा से HNO3 यहाँ पर NO प्लस, ठीक है। इस तरीके से हमारी अभिक्रिया हो जाएगी और ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ये नाइट्रिक अम्ल कैसा हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ये डाइल्यूट बनेगा, मतलब आपका कमी बनेगी और इस प्रकार से आपका पोस्ट मार्टम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई बात आपको ऐसी जो समझ में ना आए जरूर बताएं। मेरी सारी की सारी चीजें ओपन है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। लेक्चर समझ में ना आए तो दोबारा देखें, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आप लोग पढ़ना क्या है, लगातार पढ़ाई करते हुए रहना है। घर पे बिल्कुल भी आलसी बन के नहीं रहना है, लगातार पढ़ाई करते हुए रहना है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग मिलेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।